जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टीचिंग प्रोफेशन, यानी कि शिक्षण पेशा। बेसिकली आज के इस चैप्टर में हम टीचर के बारे में बात करेंगे, यानी कि शिक्षक के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे थ्योरी है उसको यहाँ पे समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टीचिंग प्रोफेशन होता क्या है और ये किन शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो शिक्षण व्यवसाय दो महत्वपूर्ण शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण और व्यवसाय। शिक्षण का अर्थ आपको पहले भी बताया गया था कि या तो पढ़ाना या ज्ञान प्रदान करना, दोनों आपका एक है। तो टीचिंग का मतलब है टीच करना, टू टीच, या फिर नॉलेज देना। व्यवसाय का अर्थ होता है ऐसा कार्य जो विशेष योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर किया जाए। ठीक है, स्पेशल एबिलिटी एंड ट्रेनिंग के आधार पर किया जाए, वही आपका प्रोफेशन है, वही आपका व्यवसाय है। तो टीचर भी बनने के लिए आपको पता होगा कि एक प्रोफेशन, एक विशेष योग्यता प्राप्त करना होता है, ट्रेनिंग करना होता है, तभी जाके शिक्षक जो है यहाँ पे बनते हैं। शिक्षण व्यवसाय वह कार्य है जहाँ एक प्रशिक्षित व्यक्ति अपने कौशल से दूसरों को ज्ञान देता है। यानी कि टीचर के बारे में अगर बताया जाए तो वो यहाँ पे ट्रेनिंग करके आए हुए होते हैं और अपने स्किल से, पढ़ाने के स्किल से दूसरों को यहाँ पे नॉलेज देते हैं। तो यही आपका हुआ टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन यानी कि बेसिकली ये आपका टीचर के बारे में बात यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें इसके कुछ प्रमुख पहलू के बारे में, एस्पेक्ट्स के बारे में, तो एक बौद्धिक कार्य के रूप में शिक्षण केवल बात करना नहीं है, बल्कि अधिगम को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करना है। शिक्षण यानी कि टीचिंग जो है केवल बात करना नहीं है। टीचिंग का मतलब होता है कि एक प्लान के अकॉर्डिंग, योजनाबद्ध, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को सिखाना है। सकारात्मक वातावरण होना चाहिए इसके अंतर्गत। शिक्षक को विद्यार्थियों की रुचि समझकर सकारात्मक और सहयोगी वातावरण बनाना होता है। ये टीचर का कर्तव्य है कि वो स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाता है, क्लासरूम में, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए, क्रिएट करे। इसके अलावा विज्ञान के रूप में देखा जाता है, शिक्षण में तार्किकता, शोध और आविष्कार का महत्व होता है। यानी कि टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो उसमें लॉजिकल थिंकिंग हो गया, रिसर्च हो गया, इनोवेशन हो गया, इसको यहाँ पे महत्व दिया जाता है। ठीक है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में जो है इसको महत्व दिया जाता है। और कौन देता है? तो टीचर के द्वारा दिया जाता है। विज्ञान शिक्षक द्वारा प्रयोग के माध्यम से समझाना शिक्षण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को जब हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाते हैं तो उसी को हम लोग साइंटिफिक अप्रोच के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक ऐसा अप्रोच जहाँ पे साइंटिफिक या फिर एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का हेल्प लिया जा रहा है, तो वही आपका साइंटिफिक अप्रोच यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इतना जानकारी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि शिक्षण और शिक्षक के द्वारा क्या क्या कार्य और कैसा यहाँ पे किया जाता है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब अगला है आपका सामाजिक सेवा के रूप में। तो शिक्षण जो होता है वो समाज के सुधार और बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो उससे क्या होगा कि समाज के सुधार और बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाएगा। जैसे अमेरिका और रूस का विकास हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो है एजुकेशन ज़्यादा डेवलप है ना। तो अगर यहाँ पे एजुकेशन सही होगा, शिक्षण सही होगा, तो वो समाज के सेवा में एक तरह से कहें तो पॉजिटिव रोल निभाएगा। आगे है आपका क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में। यह एक व्यवस्थित ज्ञान है जो समाज के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पक्षों से प्रभावित होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो टीचिंग के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, कि टीचिंग से आपका ये सब जो है वो प्रॉफिट होता है, ये सब जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, दीर्घकालीन सेवा के रूप में इसमें शिक्षक को निरंतर सीखते रहना पड़ता है और अपनी विधियों को अपडेट करना पड़ता है। आजकल का शिक्षक कैसा होना चाहिए? मॉडर्न होना चाहिए, जो नए नए ज्ञान से अवगत हो और नए नए ज्ञान को सीखें, बच्चों को भी नए नए ज्ञान से अवगत कराएं। तो इसलिए कहा गया है कि दीर्घकालीन सेवा के रूप में। इस शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कभी कभी सवाल में देखने को मिल सकता है कि दीर्घकालीन सेवा के रूप में इसका अर्थ क्या हुआ। तो इसमें शिक्षक को जो निरंतर सीखते रहना चाहिए और अपनी विधियों को अपडेट करना होता है। ठीक है, जो भी टीचिंग मेथड है जिसका उपयोग जो है वो पढ़ाने के दौरान शिक्षक के द्वारा किया जाता है, तो उसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाना चाहिए। क्योंकि क्लास में अनेक तरह के बच्चे हैं और सबको एक विधि से समझ में नहीं आता है, तो इस कारण से जो है वो तरह तरह की विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग सोशल मीडिया में भी देखते होंगे कि आजकल जो बहुत सारे रील्स वाले टीचर हैं,
जो अलग अलग टीचिंग मेथड से बच्चों को समझाते हैं, कोई पोएम से समझा रहे हैं, कोई गाना गा के समझा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह से टीचिंग मेथड है। तो इसको जो है वो निरंतर टाइम टू टाइम अपडेट किया जाना चाहिए। आगे है व्यवसाय की विशेषताएं। अब यहाँ पे जो टीचिंग प्रोफेशन है इसका क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, तो उसको देखेंगे। तो पहला चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। शिक्षक को अपना ज्ञान प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए एक विशेष स्पेशल यहाँ पे ट्रेनिंग करना होता है। जैसे कि बीएड किया जाता है, बीएड टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो गया आपका, डीएलएड हो गया, तो एक स्पेशल जो वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना होता है, तभी कोई व्यक्ति शिक्षक बन सकता है और तभी बच्चों को जो है अच्छे से ज्ञान डिलीवर कर सकता है। इसके अलावा दूसरा है आपका ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडीज। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देखिए शिक्षक से रिलेटेड जो भी कार्य होती है, इसका नियम बनाना, एग्जाम पैटर्न बनाना, सैलरी हो गया, तो जो भी चीज़ें होती है वो एनसीटी और एनसीईआरटी के द्वारा जो है वो यहाँ पे कंट्रोल उसको किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। और बेसिकली जो मुख्य भूमिका होता है वो आपका एनसीटी का होता है, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो एनसीटी और एनसीईआरटी जैसी संस्थाएं शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन और नियमों को तय करती है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जितना भी डीएलएड कॉलेज है, जितना भी बीएड कॉलेज है, जितना भी टीचर ट्रेनिंग वाला कॉलेज है या कोर्स है, सबका नियम वगैरह जो है वो एनसीटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अगला है आपका शिक्षक को स्वायत्ता, यानी कि ऑटोनॉमी फॉर टीचर। स्वायत्ता करने का अर्थ यही है स्वतंत्र, है ना। शिक्षक अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो स्वतंत्र हैं टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, चुनने के लिए। जिस टीचिंग मेथड से बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है उसी टीचिंग मेथड का उपयोग किया जाना चाहिए और उसका चुनाव में जो है यहाँ पे शिक्षक स्वतंत्र होते हैं। तो ये आपका उनकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगर देखें नवीनता एवं विकास से संबंधित कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में, तो नवीनता के लिए शोध पत्र उनको दिए जाते हैं, रिसर्च पेपर दिए जाते हैं इनोवेशन के लिए। शिक्षकों के ज्ञान को बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने के लिए शोध पत्र और जर्नल उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए आचरण और मूल्यों के नियम, शिक्षकों के लिए एक स्पष्ट आचार संहिता और नैतिक मूल्यों का पालन करना अनिवार्य होता है। यानी कि एक कहें तो रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड वैल्यूज, तो यहाँ पे उनको जो है ना मॉरल जो वैल्यूज होता है उसको यहाँ पे फॉलो करना होता है, ठीक है। एक डिसिप्लिन जो है वो अनुशासित होना चाहिए, शिक्षक को डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, ठीक है। जैसे तैसे तो शिक्षक यहाँ पे कार्य को नहीं कर सकता है या फिर विद्यार्थियों के सामने नहीं आ सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक नियम को फॉलो करना चाहिए। आचरण हो गया या फिर जो भी आपका मोरल वैल्यू हो गया, ठीक, नैतिक मूल्य हो गया, उसको यहाँ पे जो वो फॉलो करना चाहिए। कौशल विकास एवं लंबा अध्ययन, एक कुशल शिक्षक बनने के लिए अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। यानी कि वही चीज़ हो गया कि अपना स्किल के ऊपर जो वो काम करना चाहिए, वो टाइम टू टाइम जो वो अपडेट उनको होना चाहिए। तो ये सब कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं और है, जैसे कि समाज द्वारा सम्मानित, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो समाज के द्वारा सम्मानित किया जाता है। शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है, इसीलिए समाज में आदर का पात्र है। इसीलिए समाज में आप देखते होंगे कि काफ़ी रिस्पेक्टफुल वाला जॉब माना जाता है टीचर का। समाज एवं राष्ट्र की प्रगति, शिक्षक के द्वारा क्या होता है, ये जो टीचिंग प्रोफेशन है इससे समाज एवं राष्ट्र की प्रगति होता है। शिक्षक अपने ज्ञान के माध्यम से राष्ट्र के विकास में अमूल्य योगदान देता है। ज्ञान और कला का विकास होता है। यह व्यवसाय नई विधियों और कलाओं का जन्म देने का कार्य करता है। तो यानी कि टीचिंग प्रोफेशन से ये सब काम होता है। अन्य व्यवसायों की जननी कहलाता है। इससे अन्य व्यवसायों का आधार माना जाता है क्योंकि यह हर क्षेत्र के लिए कुशल व्यक्ति तैयार करता है। जब टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे तो ही वो आगे चलकर विभिन्न फील्ड में जा सकता है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा। यानी कि ये सब बनाने का जो मुख्य भूमिका है वो किसका है, यही प्रोफेशन का है, टीचिंग प्रोफेशन का है। तो इसी कारण से इसको जो है वो सभी व्यवसायों की जननी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझना क्या है कि टीचिंग प्रोफेशन का कुछ मुख्य विशेषताएं, कि टीचिंग प्रोफेशन से क्या क्या चीज़ें होती है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या होना चाहिए, क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर। एक अच्छा टीचर का क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है। देखिए, एक अच्छा टीचर जो है शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और राष्ट्र का निर्माता है। याद रखिएगा, टीचर जो है एजुकेशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है
और राष्ट्र का निर्माता इसी को कहा जाता है, बिल्डर ऑफ द नेशन इसी को कहा जाता है। इसकी जिम्मेदारी केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के समग्र विकास में मदद करना है। टीचर का यहाँ पे रोल होता है, भूमिका होता है कि वे बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें, ना कि केवल पढ़ाए। ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ हर फील्ड के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए बच्चों को, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाता है। शिक्षक बच्चों का सही मार्गदर्शन करता है और उन्हें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। कक्षा के बाहर भी छात्र की समस्या सुनकर उसका समाधान करना एक अच्छे शिक्षक की निशानी है। अब आप इसको खुद से रिलेट करके देखिए कि आप एक टीचर होते हैं और कहीं जाते हैं तो बाहर में अगर आपसे आपके स्टूडेंट मिल जाते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, कोई डाउट पूछते हैं, तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे जवाब देते हैं। अगर आप उसको वहाँ पे वो चीज़ बताते हैं, समझाते हैं, तो ये एक गुड टीचर की निशानी है, अच्छे शिक्षक की निशानी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और क्या है, तो यहाँ पे देखिए शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो टीचर का यहाँ पे जो न्यूनतम योग्यता है उसके बारे में आपको पता ही होगा। जैसे कि हम इसको समझा देते हैं ऐसे ही, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लिखा गया है। आपको पता होगा कि अगर आप आज पीआरटी टीचर बनते हैं, ठीक है, प्राइमरी टीचर बनते हैं क्लास 1 to 5 के लिए, तो मिनिमम जो योग्यता होती है वो क्या होता है, 12th प्लस DLED। ठीक है, याद रखिएगा, हालांकि इसके बारे में सबको पता ही होगा पहले से। अगर आप पीआरटी टीचर बनते हैं, प्राइमरी टीचर बनते हैं, तो आपका जो मिनिमम योग्यता है वो आपका 12th प्लस DLED अगर आपके पास है तो आप जो है यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लास अगर आप 6 to 10 बनना चाहते हैं, 6 to 10 का टीचर बनना चाहते हैं, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका 10th है, ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड है। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपका डीएलएड किए होते हैं और ग्रेजुएशन किए होते हैं, डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, तो वे लोग भी यहाँ पे 6 to 8 या फिर 6 to 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, खास करके 6 to 8 के लिए जो है वो यहाँ पे टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन, ये लोग 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जो मिनिमम योग्यता होता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि अगर आपको 12th का टीचर बनना है, 11th 12th का, तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ठीक है, पीजी मांगा जाता है, पीजी मांगा जाता है, प्लस आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। तो ये सब जो मिनिमम योग्यता है जिसके बारे में आपको पहले से पता होगा। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए आप देख पाएंगे तो स्नातक प्लस बीएड या फिर आपने बीटीसी किया है, डीएलएड किए हैं, तो आप लोग योग्य होते हैं। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे लिखा गया है। हायर सेकेंडरी के लिए एमए हो गया, पीजी जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर विशेष सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स होना चाहिए। तो ये बात आप अच्छे से इसको समझिएगा कि कौन सा टीचर बनने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। जैसे कि अभी आप अगर इस क्लास को देख रहे होंगे तो अधिकांश जो स्टूडेंट है वो पीजी किए होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा और आगे चलकर वे बीएड करने वाले हैं, तभी इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर आपने पीजी किया है और बीएड अगर आप कर लेते हैं तो आप यहाँ पे जो है 11th 12th यानी कि पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये सब बेसिक आपका जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। अब देखिए शिक्षक के सामान्य गुण क्या है, जनरल क्वालिटीज ऑफ टीचर। तो ज्ञानवान होना चाहिए, एक टीचर को यहाँ पे ज्ञानवान होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। शिक्षक को अपने विषय का पूरा ज्ञान और नए तरीक़ों से पढ़ाने की तैयारी होनी चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान उसके पास होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल किताबी ज्ञान उसके पास होना चाहिए। ठीक है, उस किताबी ज्ञान को कैसे हम लोग डेली लाइफ में यूज कर सकें, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सके, उसके बारे में भी उनको पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सिखाने का जुनून होना चाहिए, पैशन फॉर टीचिंग होना चाहिए, पढ़ाने के प्रति उत्साह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती केवल रोज़गार प्राप्त करने के लिए पढ़ा रहे हैं या सैलरी के लिए पढ़ा रहे हैं। एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, रुचि बढ़ाने वाला ऐसे तरीके अपनाएं जिससे पढ़ाई में बच्चों का मन लगे, तो ये गुण भी एक टीचर के पास होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, टीचर ऐसे व्यक्ति को बनना चाहिए जिसके पास हर समस्या का समाधान हो, या फिर किसी भी समस्या के समाधान को कैसे खोजा जाता है उसका यहाँ पे तरीका उसको पता हो। यानी कि कहने का मतलब है कि उनमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैपेसिटी, क्षमता होना चाहिए। आगे और भी क्वालिटीज़ है,
समय का पाबंद होना चाहिए, यानी कि वही डिसिप्लिन होना चाहिए। शिक्षक को समय का पालन करना चाहिए ताकि बच्चे अनुशासन सीखें। अब टीचर ही समय के अकॉर्डिंग स्कूल नहीं पहुंचेगा तो फिर बच्चे टाइम को कैसे फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करेंगे। तो इस कारण से टीचर को समय का पाबंद होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार अच्छा और धैर्य से भरा होना चाहिए, अच्छा वक्ता होना चाहिए, अपनी बात को साफ और प्रभावी ढंग से समझाने की कला आनी चाहिए। प्रेम और सहानुभूति ये वाला गुण होना चाहिए, बच्चों के प्रति प्यार रखें ताकि वे आप पर भरोसा कर सकें। मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में कुशल होना चाहिए। तो ये सब जो है वो शिक्षक के कुछ सामान्य गुण हैं जो कि एक टीचर में होना चाहिए। अगर टीचर के पास ये सब गुण है तो उसको जो हम लोग यहाँ पे गुड टीचर कह सकते हैं, अच्छे शिक्षक कह सकते हैं, ठीक है, आदर्श शिक्षक कह सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ विद्वानों के मत हैं, जैसे कि एक है H.G. वेल्स, ठीक है। इनका कहना है कि शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है कि शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है, रियल मेकर ऑफ हिस्ट्री होता है। ये बात किसने कही है? H.G. वेल्स। इसके अलावा आगे है सर जॉन एडम्स, ठीक है, सर जॉन एडम्स। तो अध्यापक मानव जाति का निर्माता होता है, टीचर जो है वो मानव जाति का निर्माता होता है। ये एक बात जो है वो सर जॉन एडम्स ने कहा है। ये है आपका शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता, हिस्ट्री का रियल मेकर, और यहाँ पे जो है वो मैनकाइंड का मेकर। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। ये दोनों कथन यह दर्शाते हैं कि शिक्षक केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज और भविष्य को आकार देता है, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल क्वालिटीज़ के बारे में जान लेते हैं, शिक्षक के कुछ व्यक्तिगत गुण जो कि आपका उसी से थोड़ा सा रिलेटेबल होगा, जैसे कि रुचि और निष्ठा। पैसे में रुचि होना चाहिए, ये जो प्रोफेशन है आपका, टीचर का जो प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन में आपका रुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। इसे सिर्फ कमाई का साधन ना समझे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत लोग क्या करते हैं आजकल के समय, जो जिसको पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो लोग भी लास्ट में क्या करते हैं, बीएड करने आ जाते हैं, टीचर बनने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। वे लोग सोचते हैं कि सबसे अच्छा जो यहाँ पे पोस्ट है वो आपका टीचर ही है। यकीन मानिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कभी पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, बस सेमेस्टर पास कर रहे हैं, जैसे तैसे पढ़ाई कर रहे हैं बस डिग्री के लिए। वो लोग भी सोचते हैं कि हम लोग टीचर के प्रोफेशन में आ जाएं, टीचर बन जाएंगे, सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो वो चीज़ नहीं होगा। जब तक आपको अंदर से इंटरेस्ट नहीं जगेगा तब तक आप जो है एक आदर्श शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो रुचि होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, अभिव्यक्ति की कुशलता होना चाहिए। आप कैसे बातों को आसानी से, सरलता के साथ, प्रभावी ढंग से जो है वो बच्चों को समझाते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। शिक्षण विधियों का प्रयोग करना आना चाहिए, छात्रों के स्तर के अनुसार सही विधि अपनाना। संतुलित व्यक्तित्व, बैलेंस पर्सनैलिटी होना चाहिए, व्यवहार सौम्य हो ताकि सही मार्गदर्शन दे सके। नैतिक चरित्र होना चाहिए, मोरल कैरेक्टर हो गया। इमोशनल बैलेंस यानी कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। तो ये सब जो है वो शिक्षक का एक व्यक्तिगत गुण है। ओके, अब अगर व्यावसायिक गुण के बारे में बात करें, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ के बारे में बात करें, तो विषय का ज्ञान आपको होना चाहिए, विषय का पूरा अधिकार ताकि शंकाओं का समाधान हो सके। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, जिस भी विषय का शिक्षक है, उसके बारे में आपको जो प्रॉपर अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो पता चलेगा कि क्लास में पढ़ाने जाएंगे, 40-50 बच्चा रहेगा, कोई सवाल पूछेगा और आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। विद्यार्थियों की भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। हर बच्चा अलग है, इसलिए उनके स्तर से उनको पढ़ाना आना चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीखी हुई चीज़ें याद रखने के लिए पर्याप्त अभ्यास कराना। आप जो है वो ये गुण आपके पास होना चाहिए कि बच्चों को अभ्यास कराते रहना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ आप उनको पढ़ाते हैं तो टाइम टू टाइम उनको जो रिवीजन कराते रहना, प्रैक्टिस कराते रहना, तो ये सब गुण आपके पास होना चाहिए। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन यानी कि वही बात हो गया कि विषय को सरल, क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण ढंग से समझाना आना चाहिए। टीएलएम का यूज होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए साइंस का टीचर है, आपको कोई साइंस का टॉपिक दे दिया गया और आप केवल बच्चों को थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी बस उसका नोट्स बना दिए, पढ़ा दिए, समझा दिए, कोई भी टीएलएम का यूज नहीं किए, कोई भी प्रोजेक्ट का यूज नहीं किए, कोई भी प्रैक्टिकल का यूज नहीं किए, तो फिर वो व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। बच्चे उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसी कारण से टीचर का यहाँ पे कर्तव्य है कि उनको टीएलएम का यूज करना आना चाहिए। जिज्ञासु स्वभाव का होना चाहिए, क्यूरियस नेचर का होना चाहिए, नया सीखने की ललक ताकि खुद को अपडेट रख सके। तो सभी जो गुण है ना यहाँ पे वो मिलता जुलता है, लगभग मिलता जुलता है। ज़्यादा जो है वो यहाँ पे ये टफ टॉपिक नहीं है,
बहुत बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इससे जितने भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आप बिना इस टॉपिक को पढ़े भी उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे केवल पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोचना है। ठीक है, अगर आप धनात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप जो वो इस टाइप के सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला है आपका सामाजिक गुण। कुछ सामाजिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो वही निष्पक्ष व्यवहार आपका होना चाहिए, न्यायप्रियता होना चाहिए, जस्टिस लविंग, नेतृत्व का गुण आपके पास होना चाहिए, छात्रों को सही दिशा दिखाना और सहयोग की भावना पैदा करना, जाति, धर्म या अमीरी गरीबी के आधार पे कक्षा में किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब अच्छे टीचर के क्वालिटीज नहीं है। अगर आप भेदभाव करते हैं तो फिर आप टीचर के लायक नहीं हैं। अब शिक्षण में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, पढ़ाने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ाना, कुशल प्रबंधक, कक्षा की योजना बनाना, समय सारणी तैयार करना और निरीक्षण करना, ये सब गुण आपके पास होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक स्वभाव का होना चाहिए, छात्रों की मानसिक क्षमता और आवश्यकताओं को समझना। अनुदेशक यानी कि आप जो वो इंस्ट्रक्टर अच्छा से उनको जो वो यहाँ पे आदेश दे सके। पाठ्यवस्तु को आसान बनाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग आपको करना आना चाहिए। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग, पढ़ाने के दौरान शिक्षक की भूमिका। आगे है आपका अनुसंधानकर्ता। देखिए, शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों पर शोध करना जो है आपको आना चाहिए। टीचर का ये इंपॉर्टेंट रोल होता है, खास करके विज्ञान के टीचर को। तभी आप बच्चों को जो है वो कुछ नए चीज़ों की खोज करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उनको जो यहाँ पे अग्रसर कर सकते हैं। ठीक है, समझा सकते हैं। मार्गदर्शक और परामर्शदाता आपको होना चाहिए। समस्याओं का समाधान करना और आगे बढ़ने के लिए हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना आना चाहिए। कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, कहने का मतलब है कि छात्रों, अभिभावकों और विद्यालय के प्रबंधन के बीच आपको तालमेल बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सबके साथ जो भेदभाव करते हैं या सबके साथ मनमुटाव करते हैं, तो ये बात जो फिर सही नहीं रहती है। ठीक है, ये आपका जो आइडियल टीचर का यहाँ पे गुण नहीं है। तो चलिए, आज के क्लास में आपका जो थ्योरी वाला सेक्शन था वो आपका इतना ही था। हालांकि ये जो टॉपिक है आपका वो बहुत ही आसान है और छोटा सा टॉपिक है, और इस टॉपिक से जो भी सवाल आपके आते हैं तो आपको जो है बस एक अप्रोच को ध्यान में रखना है, वो है आपका पॉजिटिव अप्रोच। हमेशा पॉजिटिव होकर आपको सोचना है, आप आराम से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब सवालों को सॉल्व करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब सवालों को देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है आपका, शिक्षण व्यवसाय को अन्य व्यवसायों की जननी क्यों कहा जाता है? वाई इज़ द टीचिंग प्रोफेशन कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल अदर प्रोफेशन? तो इसके बारे में मैंने आपको समझाया है। क्योंकि शिक्षक समाज में सम्मानित होता है, बिकॉज ए टीचर इज रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। सेकेंड ऑप्शन है, क्योंकि शिक्षक अन्य व्यवसायों के लिए कुशल व्यक्ति तैयार करता है, बिकॉज टीचर्स प्रिपेयर अ स्किल्ड इंडिविजुअल फॉर अदर प्रोफेशन। तीसरा ऑप्शन है आपका, क्योंकि शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, बिकॉज टीचर्स रिसीव अ स्पेशल ट्रेनिंग। क्योंकि शिक्षण में नवीनता होती है, बिकॉज टीचिंग इन्वॉल्व्स इनोवेशन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, इसके बारे में मैंने आपको जो है बताया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अन्य व्यवसायों के लिए कुशल व्यक्ति तैयार करता है। ओके, आगे देखिए, शिक्षकों के नियमन के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? NCTE, CBSE, UGC, AICTE। तो जानकारी मैंने दिया है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और ये आपका 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल था। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक को कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त होती है? व्हाट फ्रीडम डज ए टीचर हैव इन द टीचिंग प्रोफेशन? विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने की स्वतंत्रता, अपनी विधि एवं सामग्री चुनने की स्वतंत्रता, केवल शिक्षण करने की स्वतंत्रता, परीक्षा परिणाम तय करने की स्वतंत्रता। तो टीचिंग मेथड एंड TLM को यहाँ पे सिलेक्ट करने का जो फ्रीडम है उनको यहाँ पे टीचर को दिया जाता है। शिक्षण व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों का विकास, विद्यार्थियों को सफल बनाना, समाज और राष्ट्र की प्रगति, अध्यापन सामग्री तैयार करना। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टीचिंग प्रोफेशन का जो उद्देश्य होता है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो आपका समाज और राष्ट्र की प्रगति होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होके जो है ऑप्शन बी भी टिक कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे है आपका, शिक्षक के ज्ञान को बढ़ाने के लिए कौन सा साधन उपयोगी होता है? समाचार पत्र, शोध पत्र और शोध जर्नल,
फिल्में और मनोरंजन कार्यक्रम, टेलीविज़न कार्यक्रम, तो रिसर्च पेपर एंड जर्नल, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे रखा है। अगला सवाल है आपका, शिक्षण व्यवसाय को एक बौद्धिक कार्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिक्षा का ज्ञान उच्च स्तर का होता है, क्योंकि शिक्षण में विद्यार्थियों के व्यवहार को बदलना होता है, क्योंकि शिक्षक का समाज में सम्मान होता है, क्योंकि शिक्षण में विज्ञान का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण में विद्यार्थियों के व्यवहार को यहाँ पे बदलना होता है। ठीक है, बिकॉज टीचिंग इन्वॉल्व्स चेंजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षण व्यवसाय का मुख्य लक्षण क्या है? ज्ञान का प्रसार, विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिलाना, तो ये तो आपका ऐसा ही नेगेटिव है। विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास, ठीक है, यानी कि संपूर्ण विकास के बारे में बात की जाती है। ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाता है। आगे है आपका, शिक्षण व्यवसाय में दीर्घकालीन सेवा का क्या अर्थ है? तो इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। शिक्षक को हमेशा पढ़ाना चाहिए, शिक्षक को लगातार सीखते रहना चाहिए, शिक्षक को परीक्षा परिणाम तय करना चाहिए, शिक्षक को अपनी कक्षाओं में सक्रिय रहना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उनको जो वो लगातार सीखते रहना चाहिए, समय के अकॉर्डिंग जो है वो उनको अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, आगे है आपका, शिक्षण व्यवसाय का मुख्य आधार क्या है? शिक्षण सामग्री, टीचिंग मटेरियल, अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव परीक्षा प्रणाली। तो ये जो प्रोफेशन आपका टीचिंग प्रोफेशन, इसका जो मुख्य आधार है वो आपका ट्रेनिंग है और अनुभव है। ठीक है, एक्सपीरियंस है। शिक्षण व्यवसाय का मुख्य लाभ क्या है? उच्च वेतन, विद्यार्थियों को प्रेरणा देना, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, विद्यालयों का विकास करना। तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव सोच रखना है और ये आपका है विद्यार्थियों को प्रेरणा देना। ठीक है, स्टूडेंट को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है समाज, शिक्षक, नौकरशाह, राजनीतिज्ञ। तो शिक्षण प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण अंग है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो आपका टीचर को कहा जाता है। शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है छात्रों पर, विद्यालय पर, समाज पर, इन सभी पर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। किसे राष्ट्र का निर्माता माना जाता है? तो टीचर को माना जाता है। अगला सवाल है आपका, एक शिक्षक बनने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होती है? इंटरमीडिएट है, स्नातक है, डीएलएड है एंड ए और सी दोनों है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आप पीआरटी के शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम जो है वो 12th पास प्लस डीएलएड आपके पास होना चाहिए, जिसको हम लोग बीटीसी के नाम से भी जानते हैं। तो ए और सी आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। इंटरमीडिएट एंड डीएलएड मिनिमम आपका इतना होना चाहिए, तभी आप टीचर बन पाएंगे। हायर सेकेंडरी क्लास में अध्यापन हेतु शिक्षक की न्यूनतम योग्यता क्या होती है? तो पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल है कि श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो सतत सीखने की प्रबल इच्छा रखता हो, सभी सहयोगियों का प्रिय हो, प्रधानाचार्य का प्रिय हो, विद्यार्थियों समुदाय में लोकप्रिय हो, यानी कि स्टूडेंट के बीच में जो पॉपुलर हो। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतत सीखने की प्रबल इच्छा रखता हो, जिज्ञासु स्वभाव का हो, वो टीचर का जो वो गुण होता है। आगे देखिए 17 है आपका, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विषय वस्तु में दक्षता, शिक्षण कौशलों में दक्षता, विद्यार्थियों से परिचय, अच्छा स्वास्थ्य। तो देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट जब कंफ्यूज होकर ऑप्शन नंबर 8 टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट कंटेंट से भी ज़्यादा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है टीचिंग स्किल का। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग स्किल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो सही से जो है बच्चों के सामने उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। तो टीचिंग स्किल जो है बहुत मायने रखता है। अगला देखिए, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? तेज सीखने वालों को पढ़ाना, मध्य गति से सीखने वालों को पढ़ाना, धीमी गति से सीखने वालों को पढ़ाना। तो तीनों को जो है वो साथ में लेकर पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, पढ़ाना चाहिए। चलिए, ये है आपका आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि यदि शिक्षक को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान ना हो तो क्या होगा? ऑप्शन है आपका, शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या का समाधान नहीं कर सकेगा, उसमें आत्मविश्वास की कमी प्रदर्शित होगी, छात्रों की नज़र में शिक्षक का सम्मान कम हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, होमवर्क का सवाल है आपका, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। हालांकि ये जो टॉपिक है आपका वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इजी टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है वो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी।
जो भी सवाल यहाँ से बनते हैं स्टूडेंट जो है वो आसानी से उसका जवाब जो है एग्ज़ाम में दे देते हैं। ठीक है, इसका जितना भी पिछला वर्ष का प्रश्न है उसको हम टेस्ट में शामिल कर देंगे। टेस्ट वाले जब क्वेश्चन बनाया जाएगा ग्रुप में, आपको पता होगा कि ग्रुप में डेली टेस्ट होता है, तो उसमें जितने भी PYQ वाले सवाल है उसको शामिल कर देंगे। आप आसानी से सभी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको और भी सवालों का प्रैक्टिस कराया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ ज्वाइन होंगे। बाकी वैसे स्टूडेंट जो टेलीग्राम में प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वे लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, टेलीग्राम में आपको RKM_official, ठीक है, RKM_official के ऊपर कांटेक्ट करना है। वहाँ पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। और आप इस वीडियो के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी लिंक दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो प्राइवेट ग्रुप बनाया गया है उससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। वहीं पे आपको सारा नोट्स वगैरह स्टडी मटेरियल मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके।